आज का टॉपिक है मानव भूगोल। ये भूगोल की ये शाखा है मानव भूगोल। इसके अंदर आता है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं। मानव भूगोल के अंदर आता है कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का भूगोल है। ठीक है, मानव भूगोल मानव व प्रकृति के बीच के संबंधों का भूगोल है, ज्योग्राफी है। वैसे एक बात है कि किसी भी विषय को परिभाषित करना सदैव एक कठिन कार्य रहा है। ठीक है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ प्रगति हुई, सब संसाधनों में वृद्धि हुई, टेक्नोलॉजी आई, इसके फलस्वरूप विषय की परिभाषा परिवर्तित होती रहती है। तो किसी विषय का विवरण करना एक स्पष्ट रूप से बहुत ही कठिन कार्य समझा जाता है। तो मानव भूगोल का विषय वह भाग मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल का वह भाग मानव भूगोल कहता है जिसमें मानव की क्रियाएं के स्थानिक विविधीकरण और संगठन के साथ साथ पर्यावरण के मानवीय प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें पर्यावरण के मानवीय प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो गया कि मानव भूगोल मानव व उसका प्रकृति पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन मानव भूगोल, प्रकृति और उसके पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। विभिन्न भूभागों में जैसे भू-आकृति, जलवायु दशाओं में परिवर्तन, विभिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि कांगो बेसिन के लोग हैं, उनके पर्यावरण, क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ अलग है। और अगर अरब के लोगों को देखेंगे तो बद्दू लोगों का, उनकी क्लाइमेट कंडीशन, उनका एकदम कल्चर सब कुछ अलग है। तो मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो गया कि मनुष्य जब इसका वर्णन किया जाता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत, तो क्या है इसके अंदर कि पर्यावरण के प्रभावों का अनुकूल प्रभाव पर जोर दिया गया है। कि पर्यावरण के अनुकूल प्रभाव मानव भूगोल पर पड़ता है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल प्रकृति में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन, उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। इसके लिए मानव भूगोल का डार्विन और उसने अरस्तु ने भी बताया कि मानव जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहता है। तो इसके अंदर भौगोलिक पर्यावरण को आधार बनाया गया है कि भौगोलिक पर्यावरण के लिए, मानव भूगोल के लिए किस चीज के लिए क्या परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि भौगोलिक पर्यावरण का आधार के आधार पर मानव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार अनुकूल प्रयोग करता है और उसकी परिस्थितियों में किस प्रकार बदलाव आता है। तो आधार पर कौन से सबसे पहले आ जाएगा स्थिति। किसी भी देश की स्थिति अलग अलग है। जैसे कोई ट्रॉपिकल कंडीशन में रहता है, कोई टेम्पर्ड कंडीशन में रहता है। पृथ्वी की 0 डिग्री पे, 23 डिग्री पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो उस हिसाब से उनका पर्यावरण, कल्चर, उनके रंग, उनका हाइट, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो स्थिति आ गई सबसे पहले स्थिति। दूसरा इसके अंदर है धरातल। धरातल का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई पहाड़ी इलाके में, हिल एरिया में रहता है तो वहाँ के लोग छोटे होंगे। जो सिंपल प्लेन एरिया में रहते हैं, गंगा सतलुज अपने मैदान में रहता है, तो उनका अलग रहन सहन होगा, उनका अलग कल्चर होगा। और जो अपने पठारी इलाके में रहते हैं वहाँ के लोग गरीब हैं, क्योंकि वहाँ पठारी भूमि ज़्यादा कैसी नहीं होती। तो धरातल का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है जलवायु। जलवायु का भी इसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि हर देश की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। जलवायु के अनुसार रंग काला, गोरा
भेद ये सब पाए जाते हैं, क्योंकि जो ठंडे इलाके के लोग हैं वहाँ पर रंग कलर साफ होगा, जो यहाँ पर अपने मानसूनी जलवायु के अंदर है, ऐसे जो तटों पे रहते हैं उनके रंगों का रंग सांवला होगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक होती है, तो ये सब प्रभाव पड़ता है। फिर मृदा, मृदा के अंदर अलग अलग तरीके की फसलें उगती है, इसके अंदर ये बताया गया है खनिज पदार्थ पर प्रभाव पड़ता है। कितने प्रभाव पड़ता है कि जहाँ पर खनिज की मात्रा अधिक होगी, विकसित होगा देश, जहाँ पर कम होगी वहाँ पर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति इन सब का प्रभाव मानव के भौगोलिक पर्यावरण का आधार के ऊपर पड़ता है। अतः मानव प्रकृति में अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है। मतलब अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से मानव प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है। अब आता है इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर कार्य क्षेत्र की, इसके अंदर क्या कार्य क्षेत्र है। तो प्रत्येक भौतिक, जैविक और सामाजिक विज्ञान का अपना दर्शन और अपना कार्य क्षेत्र अलग प्रकार का होता है। मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। मानव भूगोल में मानव प्रजाति, विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या वितरण, जनसंख्या जनांकी की विशेषताएं, और मानव भूगोल के अंदर संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति ये सब को कार्य क्षेत्र के कार्यात्मक रूप से इनको वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर इसकी आर्थिक क्रियाएं, समाज, संस्कृति और भौतिक पर्यावरण को बढ़ने के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। तो इसके अंदर अपने अपने विषयों के साथ जुड़े हुए उप क्षेत्र हैं, जैसे कि नगरीय भूगोल, इसमें नगरों के बारे में बताया गया है कि नगरों की जनसंख्या किस प्रकार है, उनके प्लानिंग क्या है, सेटलमेंट, मेगापोलिस नगर, मेट्रोपोलिस, इन सब के बारे में नगरीय भूगोल की उप शाखाओं के बारे में बताया गया है। जनसंख्या भूगोल, जनांक की विशेषताएं, जनसंख्या घनत्व और इन सब का इसके अंदर वर्णन किया गया है। राजनीतिक भूगोल के अंदर राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक की तरीके इन सब के बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक भूगोल, उस देश का कल्चर, उसकी संस्कृति, कला, साहित्य इन सब के बारे में बताया जाता है। व्यवहारवादी भूगोल के अंदर मनोविज्ञान की, अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। आर्थिक भूगोल के अंदर इसके अंदर मानव का आर्थिक भूगोल के अंदर क्या क्रियात्मक योगदान है, उसका किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों का उपयोग करता है, किस प्रकार से उसके आर्थिक संसाधनों को उपयोग में लाया जा सकता है तथा अप्लाई किया जा सकता है। सामाजिक भूगोल के अंदर उसके समाज का वर्णन तथा किस प्रकार की उसकी व्यवस्था है तथा इन सब चीजों को सामाजिक भूगोल के अंदर बताया गया है तथा उसके समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म इन सबको इसके अंदर बताया गया है। तो ये सब इसके उप क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर विचारधारा है कि यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग विचार रखे कि मानव भूगोल किस तरह का भूगोल है तथा उसको किस प्रकार प्रकृति के साथ उसका संबंध है। इन सबको अपने अलग अलग मत थे सब राइटर। तो इसमें तीन थी विचारधारा, नीतिवाद विचारधारा, दूसरी संभववाद विचारधारा और तीसरी थी नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो इसमें सबसे पहले आती है नीतिवाद विचारधारा। नीतिवाद विचारधारा में क्या बताया गया था, इसमें बताया गया कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जो प्राचीन समय में था, वह अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता था। मतलब जिस प्रकार प्रकृति है, इस पर प्रकृति के में बारिश, गर्मी, सर्दी होती है, तो वो अपने आप को उसके बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढता था, वो गुफाओं में छुपता था, इस प्रकार कार्य करता। तो वो प्रकृति को अपने अनुसार ढालता था उसके अंदर। जैसे कि उस टाइम प्रौद्योगिक स्तर बिल्कुल निम्न स्तर का था, आर्थिक रूप से मनुष्य इतना ज़्यादा सक्षम नहीं था, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं था उस टाइम। लेकिन नीतिवाद एक अलग तरह की धारा थी, विचारधारा थी। उसके अंदर ये बताया गया कि मनुष्य अपने प्रकृति को अपने साथ ढालता था
और इसके सबसे बड़े समर्थक थे नीतिवाद विचारधारा के। एक तो था रिक्टर और दूसरा था हमबोल्ट। जो प्रकृति को सबसे ऊपर मानते थे कि प्रकृति ही सबसे बढ़िया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही जीना पड़ेगा और प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। ये थी नीतिवाद विचारधारा। फिर दूसरी आई संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा आई। इसके अंदर क्या बताया था कि मनुष्य ने समय के साथ अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दिया था कि अब मनुष्य प्रकृति का दास नहीं था कि वह प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहे। मनुष्य ने अपने दिमाग को विकसित किया और वह चीजों के बारे में सोचने लगा। जैसे कि मैं आपको आज के एग्जाम्पल के तौर पे, गर्मी है तो आज हम प्रकृति के ऊपर आश्रित नहीं कि गर्मी है तो हमें गर्मी में ही जीना पड़ेगा। हमने एसी का उपयोग कर लिया, पंखे का उपयोग कर लिया, तो हमने अपने को अपने अनुसार ढाल लिया। इन दोनों में फर्क था, नीतिवाद और संभववाद। नीतिवाद और संभववाद में क्या फर्क था कि इसके अंदर मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालता था और संभववाद में मनुष्य ने अपने आप को विकसित करना स्टार्ट कर दिया और मनुष्य संसाधनों का प्रयोग करने लगा तो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल दिया, नहीं प्रकृति के अनुसार चलता था। तो इसके सबसे बड़े जो संस्थापक थे, जो इस विचारधारा को से प्रेरित थे, वो थे विटाल डी ग्लास। विटाल डी ग्लास। इन्होंने बताया कि मनुष्य अपने दिमाग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है। और इसमें बताया जाता है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता था और इसमें प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लग गया। दोनों अलग अलग डिफरेंट समझना। इसके बाद इसमें आई थी तीसरी विचारधारा, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद नवनिश्चयवाद की इसके समर्थक थे ग्रिफिन टेलर। इन्होंने अपने अलग ही विचार रखे। इन्होंने ये बताया कि न तो पूरी तरह से पर्यावरण निश्चित है और न ही पूरी तरह से संभववाद। इसने दोनों के बीच का रास्ता चुना कि न तो प्रकृति अपने आप में सबसे ऊपर है और न ही इंसान। इन्होंने अपने आप को दोनों के बीच में एक अलग रास्ता स्टार्ट किया। इसने बताया कि नवनिश्चयवाद में इसका अर्थ यह है, नवनिश्चयवाद का, कि नवनिश्चयवाद में मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्थात प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना ही नवनिश्चयवाद है। इसमें जैसे ना तो मानव को हद से ज्यादा इंटरफेयर कर सकता है, उससे अर्थक्वेक आएंगे, भूकंप आएंगे, अगर खदानें खोदेंगे तो धुआं होगा तो प्रकृति तो बदला लेगी, तो उसका इसमें फर्क पड़ेगा। तो ये नई विचारधारा थी और यही सबसे सही है विचारधारा कि न तो प्रकृति महान है और न ही मनुष्य। दोनों को प्रकृति के साथ मनुष्य को तालमेल बनाना पड़ेगा और प्रकृति को मनुष्य का। इस प्रकार हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही मानव भूगोल के अंदर 3 विचारधाराओं के अंदर अपने अपने मत रखते थे।